बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से। अहमद नौरानी जो कि बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं और हाल ही में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके ख़ानदान के बारे में फैक्ट फोकस पर एक धुआंधार, एक बोल्ड किस्म की स्टोरी की। लेकिन उस स्टोरी के छपते ही या उस स्टोरी के सामने आते ही 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद में अहमद नौरानी के भाइयों के घर पर छापा मारा गया। छापा क्या, धावा बोला गया, वहाँ पर हमला किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़, गालिबन आईएसआई या दूसरी एजेंसीज़ के लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें पुलिस भी शामिल थी, लॉ इन्फोर्समेंट की दूसरी एजेंसीज़ भी शामिल थीं। जब ये छापा मारा गया, हमला किया गया, धावा बोला गया, तो रात का शायद 1 बज रहा था। घर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुआ गया। अहमद नौरानी की वालदा को भी वहाँ पर ज़दोगोब किया गया, धक्के दिए गए, उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। अहमद नौरानी बता रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स किए हैं बहुत सारे, और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी बहन से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। ये तमाम लोग जो उनके घर पर आए थे, उनके 2 भाइयों को गालिबन खूब मारा पीटा गया, बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया गया उनके घर के अंदर, उनके बच्चों के सामने, उनकी माँ के सामने, उनकी बहन के सामने, और फिर उन दोनों भाइयों को वहाँ से अगवा कर लिया गया। अगवा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी किस्म की कोई एफआईआर, किसी किस्म की और वजह सामने नहीं है। सभी को पता है कि पिछले 48 घंटे में जिस स्टोरी पर पूरा पाकिस्तान अब बात कर रहा है, जो फैक्ट फोकस ने जारी की थी, इस सब की वजह वही बनी है। अहमद नौरानी ने खुद भी इस सिलसिले में ट्वीट्स किए हैं, और इस्लामाबाद से एजाज़ सैयद जो कि एक सहाफ़ी हैं, वैसे तो खासे प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं, आजकल इस्टेब्लिशमेंट की ही खबरें देते हैं, बहुत करीब हैं उनके, और शायद अहमद नौरानी से पुरानी दोस्ती है, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने तवाज़न रखा है, बेहतर रिपोर्टिंग की है। वरना अमूमी तौर पर वो बदकिस्मती से जो उनकी रिपोर्टिंग है वो आजकल इस फस्तायत के हक़ में ही है, और अगर किसी और को अगवा किया जाता है तो वो उसी के ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन चले, हमें खुशी है, शायद माजी में इकट्ठे काम करते रहे अहमद नौरानी के साथ जियो जंग ग्रुप में या दी न्यूज़ में, तो उस वजह से शायद उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ उस चीज़ का ख्याल रखा है और ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, और उनके घर पहुँचे और बताया कि वाकई वहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, जिसके ट्वीट्स अहमद नौरानी साहब ने किए हैं। अहमद नौरानी साहब ने ये तमाम चीज़ अपने व्लॉग में भी बताई है और ट्वीट्स करके भी बताया है कि उनके घर पर किस तरीके से ये हमला किया गया है। ये पहला मौका नहीं है कि अहमद नौरानी ने कोई ऐसी बोल्ड स्टोरी की है। इससे पहले भी याद कीजिए कि जनरल बाजवा की और उनके ख़ानदान की जो करप्शन थी, मुबैना करप्शन थी, उसके ऊपर वो बहुत बोल्ड स्टोरी की थी उन्होंने। 12 अरब रुपए के असासाजात, ये एक, आप ये कहिए कि ये एक साइड थी उस तमाम असासाजात की। कोई सारे असासाजात 12 अरब के नहीं हैं, वो तो पता नहीं कितने अरब के होंगे, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो अहमद नौरानी ने शाया किए थे, उनकी अपनी टैक्स रिटर्न्स से रिलेटेड, और इस चीज़ को आवाम के सामने रखा था कि जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान ने कैसे पैसा बनाया। उसके बाद भी बिल्कुल ऐसे ही किया गया था, छापे मारे गए थे, लोगों को अगवा किया गया था, लोगों को जेलों में डाला गया था। एफबीआर के लोग जिन पर यह शक किया गया था कि शायद डाटा उन्होंने निकाल के दिया, उन्हें भी पकड़ लिया था, तशद्दुद किया गया था, नौकरियों से बरतरफ कर दिया था। तो ये तमाम एपिसोड चली थी। अभी अहमद नौरानी साहब ने जो स्टोरी की है उसका बैकग्राउंड तो आप सबको पता है, हम भी बता चुके हैं, बल्कि हमसे पहले सोशल मीडिया पर सभी उस पर बात कर चुके। अहमद नौरानी साहब खुद उसके ऊपर एक व्लॉग कर चुके। वो स्टोरी आपके सामने विद डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने अक्टूबर के एंड, नवंबर के शुरू में कहीं या नवंबर के महीने में, और उसके फ़ौरन बाद उनकी बेटियों को, चांदी दिन के बाद उनकी बेटियों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो गए। गालिबन 7 दिसंबर 2022 को दोनों बेटियां जो कि शादीशुदा हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शायद जारी नहीं हो सकते, उसके बावजूद हुए, और ये उस स्टोरी की एक बोल्ड एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ उन्होंने उनके मामू के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें रखी है, आर्मी चीफ के मामू के बारे में, जिनका नाम शायद बाबर शाह है, और बताया है कि किस तरीके से वो भी ब्यूरोक्रेसी हो या दूसरी अहम तैनातियाँ हों, उसमें वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर एक पावर सेंटर बने हुए हैं और लोग उनकी तरफ देखते हैं। उन्हीं के बारे में कल ही शहजाद अकबर साहब ने गालिबन एक तस्वीर भी ट्वीट की है, जहाँ पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने, शहजाद अकबर साहब ने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने मामू लिखा है, जिससे लग रहा है कि उनका इशारा उन्हीं की तरफ है। और वो जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है उसमें नवाज शरीफ साहब और एक शख्सियत साथ बैठे हैं। अब लग यही रहा है
जो शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया उसमें मैंने दोबारा कहा कि नाम तो किसी का नहीं लिखा जा रहा, लेकिन वो लग रहा है कि वो इन्हीं मामू की तरफ जो है वो इशारा है। वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि ये वाले वो मामू हैं, मतलब कि शादी कोई हो रही है शायद, उसमें नवाज शरीफ और ये जो शख्सियत है ये एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं और वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि आजकल पावर सेक्टर्स के अंदर वो एक अहम मुकाम हासिल किए हुए हैं और तमाम लोग उन्हीं के या बहुत सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। फिर मोहसिन नकवी का भी इसमें जिक्र है और भी एक आर्मी चीफ़ की करीबी रिश्तेदार हैं हाजरा साहिबा, हाजरा सुहेल, उनके बारे में भी अहमद नूरानी ने ना सिर्फ उस स्टोरी को कवर किया कि कैसे वो एक स्कॉलरशिप मैनेजर थी और उससे उन्हें उठाकर कैसे CEO बनाया गया उसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, बल्कि अहमद नूरानी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई हाजरा सुहेल साहबा के साथ। वो कन्वर्सेशन क्या थी, सुनिए। हाजरा साहब, मैंने आपसे बात करनी थी इस हवाले से कि मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था कि आप ज़रा इस अदारे में PIF में स्कॉलरशिप मेजर थी, तो 2023 में आपकी बतौर GM पोस्टिंग हुई, तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई एडवर्टाइज हुआ हो या वो किसी जगह पे छपा हो या कोई प्रोसेस हुआ हो, यकदम आपकी अपॉइंटमेंट हो गई और फिर बाद में आप शायद एक्टिंग या CEO भी इदारे की बन गई। तो इस हवाले से इसका बैकग्राउंड क्या है इन अपॉइंटमेंट्स का? न्यूज़पेपर से या कहाँ से बात कर रहे हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? मैं जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं अदारा है फैक्ट फोकस, उसके लिए काम करता हूँ। कौन सा? फैक्ट फोकस जी। फैक्ट फोकस। पूरा नाम क्या है आपका? अहमद नूरानी जी। नूरानी, ओके जी। आप ये बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसके कहने पे चाहिए? नहीं, मैं खुद से काम कर रहा था एक स्टोरी के ऊपर और इस हवाले से। खुद से तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बंदा खुद से तो नहीं ले सकता ना, जाहिर है किसी के थ्रू या किसी के पूछने पे ही आप इंक्वायरी कर रहे हैं ना? नहीं, किसी के पूछने पे नहीं। देखिए, जर्नलिज्म में तो यही होता है ना कि आप कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके आसपास हो रही हो, आप उसको चेक करते हैं कि क्या रूल्स को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें कि मिनिस्ट्री में लेटर लिखें और मिनिस्ट्री से पूछें, मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड यू विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। हाँ, मिनिस्ट्री में कौन से रूल फॉलो किए हैं, क्या किया है, किस तरीके से किया है, दे विल प्रोवाइड यू। अच्छा, जो आपकी जब पहली अपॉइंटमेंट हुई ना, तो उस वक्त मदद अली सिंधी साहब थे मिनिस्टर जो थे ना, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने तो बड़ी सख्त बात की। खैर, वो कह रही थी कि वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप बड़ी सख्त मिजाज हैं, या उन्होंने आपको हटाने का भी लिखा था, लेकिन आपका हुक्म। फिर आप मदद अली सिंधी साहब से बात कर लें, उनसे पूछ लें। हाँ, तो लेकिन अभी वो मिनिस्टर नहीं है। हाँ, अभी वो इंटरिम गवर्नमेंट में थे। जी, इंटरिम गवर्नमेंट में थे। अच्छा, इसमें बाद लोग ये शक का इजहार करते हैं कि आप चूंकि कजन हैं आर्मी चीफ की, उसकी वजह से ये सारा मामला जो है तेजी से हुआ। ऐसी कोई बात है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, यानी कि उसमें तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप मिनिस्ट्री से पूछ लें, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दे विल प्रोवाइड यू। नहीं, वो मैं उनसे बात कर रहा हूँ मैडम। नहीं, वो ठीक है मैडम। इश्तिहार का सिर्फ मैं पूछ रहा था, एडवर्टीजमेंट दिया गया था जब आप GM बनी थी। सुना आपने। तो हाजरा सुहेल साहबा को गालिबन पता है कि उन्होंने कोई या तो उनसे कोई इलीगल काम हुआ है या उन्होंने खुद करवाया है, इसीलिए बजाय इसके कि वो इश्तिहार की डिटेल देती, उन्होंने कहा है कि आप गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को लिख लें और वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसके तनाज़र में या जिसके बाद ये अहमद नूरानी के घर पर हमला हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अगर अहमद नूरानी की स्टोरी से आपको कोई एतराज़ है तो आप उसकी काउंटर स्टोरी दीजिए, आप अपना काउंटर बयानियाँ दीजिए, आप उसे अमेरिका में चैलेंज कीजिए। अमेरिका में तो आप उसके ख़िलाफ़ अदालत जा सकते हैं और अगर उसने ये आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो आप उसके ऊपर हर्जाना भी कर सकते हैं और आइंदा के लिए उनसे माफ़ी का तकाजा भी कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको लगता है कि आप अमेरिका में से चैलेंज नहीं कर सकते। आप जो चीज़ इमीडिएटली कर सकते हैं आपने वो किया और वो उनके घर पर आप हमलावर हो गए हैं। अच्छा, इस वक्त तो मौजूदा हुकूमत और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ सब खामोश हैं, लेकिन माजी में जब अहमद नूरानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लिखा करते थे और शरीफ ख़ानदान को सूट करता था तब मरीम नवाज़ कहती थीं कि अगर अहमद नूरानी की स्टोरी से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनकी स्टोरी को चैलेंज कीजिए, ना कि आप उन पर हमला कीजिए। क्या कहती थी मरीम नवाज़, सुनिए। और अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं तो उनको धमकियां नहीं देनी चाहिए, उनके इल्जामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। सुना आपने। लेकिन अब वही अहमद नूरानी हैं, उसी तरह की स्टोरीज़ हैं, बल्कि उससे भी बदतरीन हमला उनकी वालदा को, उनके भाइयों को, जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो आपके सामने है। और कसूर उनका सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक स्टोरी की है जो मुल्क के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ है, जो कि सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में रहते हुए कोई स्टोरी करना तो दूर की बात है, शायद ख्वाब में भी ऐसी स्टोरी नहीं कर सकता, हकीकत में तो बहुत ही दूर की बात होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर है मोहसिन नकवी साहब के बारे में।
कल हमने भी आपको बताया था और दूसरे तमाम लोगों ने भी कि मोहसिन नकवी गायब रहे और वो मौजूद नहीं थे। अब कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर है, लेकिन कुछ सहाफ़ी अब लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं। गालिबन वड़ाइश साहब ने ये रिपोर्ट किया है और शायद या गोंदल साहब ने कि मोहसिन नकवी जो हैं वो कल अफ्तारी करवा रहे थे लोगों की लाहौर के अंदर। अब ये 100% मेरे ख़्याल में अभी तक इसकी कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई या कोई चीज़ ऐसी नहीं आई, लेकिन हो भी सकता है कि वो लाहौर में हों। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो वज़ीर दाखिला है और वो इस नेशनल सलामती या कौमी सलामती की जो कमेटी कल जिसका इजलास किया गया पार्लिमानी कमेटी का, उसमें उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। और वही जो सरगोशियाँ हो रही थी चंद दिन पहले मैंने आपके सामने रखी थी, उन सरगोशियों की अब कुछ ना कुछ हकीकतें सामने आ रही हैं, जिसमें हमने बताया था कि मोहसिन नकवी साहब को हटाया जा रहा है या वो खुद हट रहे हैं और शायद आने वाले वक्त में वो सोच रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक दफ़ा हट गए तो फिर शायद मामलात उनकी पकड़ में ना आएँ। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल वो इस वक्त या तो तलाल चौधरी और परवेज़ खटक के आने की वजह से नाला हैं और या वैसे ही कोई और प्रॉब्लम्स हो गए हैं। लेकिन ये बात तय है कि मोहसिन नकवी अब पावर सेक्टर्स में उतने पावरफुल नहीं रहे, क्योंकि कल जियो टीवी ने भी उनके ख़िलाफ़ ख़बर रन की है। और अगर जियो टीवी उनके ख़िलाफ़ ख़बर रन कर रहा है और जियो टीवी को इजाज़त मिल गई है, या जियो टीवी वैसे बहुत समझदार है, उनकी जो लीडरशिप है ऊपर जो उनकी इंतज़ामिया है उनको पता चल जाता है कौन कितना पावरफुल है। तो जैसे ही उन्होंने मोहसिन नकवी की पावर को कम होते देखा होगा तो उन्होंने ये ख़बर रन कर दी। तो बहरहाल इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहसिन नकवी अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ रहे हैं या उनसे पोजीशन अब जो है वो ली जा रही है। अगली खबर जो है वो जस्टिस अबीर गुल के बारे में है। ये वो दहशतगर्दी की जज हैं जिन्होंने महीनों तक 9 मई के झूठे केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को जेलों में बंद रखा, ख़ुसूसन ख़वातीन को। ये दहशतगर्दी की अदालत की जज थी, फिर इनको इन खिदमात की बिना पर लाहौर हाई कोर्ट में जज बना दिया गया है। तो अब जस्टिस अबीर गुल साहबा ने एक बहुत ही शानदार फ़ैसला लिखा है जो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहले किसी ने ना लिखा हो, और वो फ़ैसला उन्होंने लिखा है फरहान चिश्ती जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको अगवा किया हुआ है। आपको पता है कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पिछले 72-96 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है या जो किसी भी तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं या आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया पर, उनको उठाया हुआ है, अगवा किया हुआ है। उन्हीं में एक फरहान चिश्ती हैं जिनका बेटा कैंसर का मरीज़ है, 10 साला बच्चा, और उनकी ज़ौजा ने उनके बिहाफ पर एक पटिशन कर रखी थी। खतीजा सदीकी उनकी वकील हैं और खतीजा सदीकी भी हैरान है, उनकी वकील भी, कि जब वो जस्टिस अबर गुल उनका नाम है, शायद या अबीर गुल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बहरहाल जस्टिस गुल जो हैं उनके सामने जब ये केस गया तो बजाय इसके कि वो कोई दादरसी करवाती हूँ, वो उल्टा घर वालों से पूछती रहीं कि बताइए फरहान चिश्ती कहाँ हैं। उन्होंने कहा यही तो मालूम करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस साहबा ने कहा फिर आपने आईजी को इसमें पार्टी क्यों बनाया है? उन्होंने कहा इसलिए कि लॉ इन्फोर्समेंट उठा के लेके गई है, अगवा करके लेके गई है। तो उन्होंने कहा फिर भी आईजी को क्या पता होगा, उसको आपने क्यों बनाया है? मतलब बहुत ही हैरानकुन रिमार्क्स थे जज के, बजाय कोई रिलीफ देने के वो उल्टा एक किस्म का मजाक उड़ाते रहे उस फैमिली का। और आखिर पर तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिमार्क्स भी दिए और फैसले में भी लिख दिए, क्योंकि इसमें एक पार्टी डिफेंस सेक्रेटरी को भी बनाया गया था, सेक्रेटरी दिफा को। उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा कि सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और मिलिट्री से हैं, उनको ये अदालत नहीं बुला सकती क्योंकि अदालत का दायरा कार उनके ऊपर नहीं है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहला जज हो जिसने ऐसा लिखा है, क्योंकि कानून के तहत तो मिलिट्री भी इस मुल्क के कानून के नीचे आती है और मिलिट्री के अफसरान को भी हाई कोर्ट बुला सकती है, सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है, बल्कि लोअर कोर्ट भी बुला सकती है। लेकिन जस्टिस साहबा भी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। वो कौन सा पाकिस्तान के आइन के ऊपर जज बनी है, वो जिस आइन के ऊपर जज बनी है उस आइन के हिसाब से उन्होंने फ़ैसला दुरुस्त किया है कि उनकी जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को अदालत के अंदर कैसे बुला सकती हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, जब मैंने ये खबर पढ़ी मुझे भी यकीन नहीं आया कि एक जज ऐसा कह सकती हैं, लेकिन जब फ़ैसला देखा पढ़ा तो पता चला कि बिल्कुल कह सकती हैं। जज से याद आया काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में मतियुल्लाह जान ने एक रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट उन्होंने किया है कि कराची में एक बहुत ही सीनियर कानूनदान जो साबिक़ वज़ीर कानून भी रहे, उनके जनाजे पर काजी फ़ाइज़ ईसा भी पहुँचे। जनाजा था जस्टिस मुनीब अख्तर के ससुर का। जस्टिस साहब भी वहाँ थे जिन्होंने काजी से मिलने से इज्तनाब किया। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात से इज्तनाब किया, सवाए 2 लोगों के जो काजी साहब के साथ मतियुल्लाह जान बताते हैं जिन्होंने शायद मुसाफ़ा करने की कोशिश की, और काजी साहब ने कहा कि नहीं मैं हाथ नहीं मिलाता, आजकल पता नहीं चलता कि कौन हमदर्द है और कौन दुश्मन है हाथ मिलाने से। तो उनमें से एक शख्सियत ने कहा कि नहीं
मैं अब सरकारी नौकरी छोड़ चुका हूं और अब मैं नॉर्मल इंसान बन चुका हूं। उस पर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मैं भी थोड़ी देर के लिए भटक गया था, मैं भी वापस अब नॉर्मल हो चुका हूं। तो ये रिपोर्ट किया मतीउल्लाह जान ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी भटक चुके थे। वो यही थे, वो पैदा ही शैतान हुए थे और उन्होंने सारी उम्र वैसी ही गुजारी और अभी भी आइंदा भी उनसे किसी किस्म का बनी नौ इंसानियत के लिए बेहतरी उनसे आप तवक्को नहीं कर सकते। वो एक चलती फिरती लानत है इंसानियत के ऊपर और वही वो मुहैया करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो एक सवाल है जो मोईद पीरज़ादा साहब ने पूछा है और भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो आर्मी चीफ़ और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है इस वक्त की, वो जो एक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास किया है और उनको एतमाद में लेने के लिए वहाँ आर्मी चीफ़ ने खिताब किया है, ब्रीफिंग नहीं दी, खिताब किया है और वहाँ ज़रूरत थी कि तमाम पार्टीज़ आएँ और वो बैठें और उस खिताब को सुने और एक यकजा किस्म का रिस्पांस जो है वो दे। तो सवाल ये पूछा गया कि जब 26 नवंबर को निहत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनके सरों में गोलियां मारी गईं, तो तब तो किसी सियासी क़यादत से इंडोर्समेंट नहीं ली गई, उसकी इजाज़त नहीं ली गई या ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब सियासी क़यादत की क्या ज़रूरत पड़ गई है एकदम से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने मुकाबले में बंदूक वाला दहशतगर्द खड़ा है? निहत्ते लोगों पर हमें गोलियां चलाने के लिए सियासी क़यादत को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे बंदूक का मुकाबला जब बंदूक से होता है तो फिर शायद हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमारे साथ खड़ा हो या सियासी क़यादत की इंडोर्समेंट हमारे साथ हो। सदर ट्रंप ने अपने वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए एक और बड़ा काम कह लें या कम से कम ऐसा काम जो उन्होंने किया है कि नहीं, लेकिन क्रेडिट वो ले रहे हैं। नासा के 2 खलाबाज जो कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पिछले 9 महीने से फंसे हुए थे, गए तो गालिबन वो 1 वीक के लिए थे जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है उसमें अपनी रिसर्च या अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए, लेकिन जिस शटल पर उन्होंने वापस आना था उसमें ख़राबी हो गई और वो 9 महीने तक वहाँ स्ट्रैंडेड रहे, वहाँ फंसे रहे। सदर ट्रंप जब आए तो उन्होंने ये वादा किया कि मैं उन खलाबाजों को वहाँ से निकालूंगा। आपको पता है कि सदर ट्रंप जब से आए हैं, जितने भी अमरीकी हैं, भले वो रशिया में हैं, वेनेजुएला में हैं, किसी और मुल्क में हैं, वो वहाँ से उन्हें छड़ा कर रिहा करके वापस अमेरिका ला रहे हैं और इसके लिए उनकी बड़ी जय जयकार हो रही है पूरे अमेरिका के अंदर। और उन्होंने एक वादा किया था कि ये जो खला के अंदर फंसे हुए खलाबाज हैं, मैं इन्हें भी वहाँ से वापस अमेरिका की सरजमीन पर लाऊंगा और उसमें उन्होंने ज़िम्मेदारी दी थी इलान मस्क को, जो आपको पता है कि स्पेस के अंदर उनका पूरे का पूरा एक सिस्टम है और उनकी कंपनी है जो स्पेस के अंदर रॉकेट्स भेजती है और दूसरे मिशंस भेजती है। अब कल शाम कोई तकरीबन 6 बजे के करीब वो दोनों खलाबाज जो हैं वो फ्लोरिडा के करीब वापस समंदर में उतरे, बिल्कुल वो सही सलामत उतरे। उन्हें फ़िलहाल ह्यूस्टन में मुंतकिल किया गया है जहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना वगैरह हो रहा है, लेकिन सदर ट्रंप ने इसमें से भरपूर सियासी माइलेज ली है कि वो जो खलाबाज पिछले 9 महीने से ऊपर स्पेस सेंटर में फंसे हुए थे उनको वापस लेके आए। उनके जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, नासा ने ये इंतज़ाम पहले से कर रखा था और ये सदर ट्रंप का इसमें कोई कमाल नहीं। लेकिन बहरहाल अब वो जो कुछ मर्जी कहें, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स और टाइमिंग इस वक्त और बयानिया जो है वो सदर ट्रंप के हक़ में है और सभी लोग उन्हीं की इस पर सताइश कर रहे हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के मरकज़ी शहर कोयटा में सिविल हॉस्पिटल में 23 के करीब लाशों को मुंतकिल किया है। उनसे पूछा गया जबकि ये लाशें कहाँ से हैं सहाफ़ियों ने हॉस्पिटल से, तो किसी के पास जवाब नहीं था। अमूमी एक तज्ज़िया इसमें यही है कि ये लाशें जो हैं ये शायद जाफ़र एक्सप्रेस के या बुलान के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद से उसके बारे में है। आखिरी खबर आपके सामने नागपुर हिंदुस्तान से रखेंगे जहां पर शहनशाह औरंगज़ेब का मकबरा गिराने के लिए इंतहा पसंद हिंदू जो हैं उन्होंने मुजाहरे शुरू किए, जिस पर फिर मुसलमानों ने भी मुजाहरे शुरू कर दिए। अब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात भड़क पड़े हैं और वहाँ पर ख़ासी टेंस सिचुएशन है, लेकिन जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो शहनशाह औरंगज़ेब का मकबरा गिराना चाहते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर भी उन्हें एक जो हिंदुत्व की सियासत है उसको चलाने के लिए हर 6 महीने बाद, हर साल बाद कोई ना कोई नया ऐसा काम, पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई थी आपको पता है, फिर कुछ और, तो कुछ ना कुछ नया वहाँ पर भी शोशा छोड़ा जाता है और फिर इंतहा पसंद जो हैं वो अपने उस एजेंडे की तकमील करते हैं ताकि हिंदुत्व का वहाँ पर बोलबाला किया जा सके और नफ़रत की बिना पर इलेक्शन जीते जा सकें। तो ये भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में ये मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब का मकबरा गिराने के बारे में ये सारी सिचुएशन जो है वो टेंस हो रही है। खबरें और भी थी लेकिन उन्हें कवर करेंगे हम अपने या तो अगले व्लॉग्स में या पंजाबी व्लॉग में। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।